नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम करने जा रहे हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, यानी जो भी एग्जिट पोल्स हुए हैं उनका हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और साथ में अभिषेक तिवारी जी का जो पोल हुआ है, यद्यपि उसके नंबर उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन विस्तार से उसके बारे में वो यहाँ बताएंगे। हमारे साथ हैं इस समय भाऊ और ओंकार जी और अभिषेक तिवारी स्वयं। नमस्कार। तो अब मैं पहले बता दूं कि साहब एग्जिट पोल्स क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर हम अभिषेक तिवारी का भी एग्जिट पोल ले लेंगे और उसके बाद फिर हम कमेंट्स लेंगे और बाद में सेकंड राउंड में हम आपको डिटेल्स देंगे अभिषेक तिवारी एग्जिट पोल के, एटीएस शो एग्जिट पोल्स के। तो अभी तक जो बताया जा रहा है, जो मुख्य आए हैं मैदान में, प्रदीप गुप्ता ने अपना नहीं दिया है अभी तक पोल, वो कल देंगे। टू डेज चाणक्य का भी नहीं आया है। मैट्रीज मनोज सिंह का है, वो 147 to 167 दे रहे हैं एनडीए को और 70 to 90 एमजीबी को, और जनसुराज को 0 to 2। पीपल्स पल्स 133 to 159 एनडीए, महागठबंधन 75 to 101 और जनसुराज 0 to 5। दैनिक भास्कर तो कांग्रेस का घोर समर्थक है, वो भी एनडीए को 145 to 160 दे रहा है और एमजीबी को 73 to 91, जेएसपी 0 to 3। पीपल्स इंसाइट 133 to 148 एनडीए, 87 to 102 एमजीबी, 0 to 2 जेएसपी यानी जनसुराज। जेवीसी ये 135 to 150 दे रहा है एनडीए को, 88 to 103 दे रहा है एमजीबी को और जेएसपी को दे रहा है 0 to 1। अरे बड़ा बुरा हुआ। पी मार्क 142 to 162 एनडीए, 80 to 98 एमजीबी, 1 to 4 जेएसपी। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 130 to 138 ये दे रहे हैं एनडीए को, 100 to 108 जेएसपी को, 100 to 8 एमजीबी को और 0 to 0 जेएसपी को। तो मोटा मोटा ये यहाँ पर आंकड़ा आ रहा है। और अब हम अभिषेक जी से भी पूछ लेते हैं, साहब आपका आंकड़ा क्या है? पहले आंकड़ा बता दीजिए, विस्तार में बाद में जाएंगे। मैंने आपको आंकड़ा भेज तो दिया है, लेकिन खैर आपने पूछ लिया तो मैं फिर से बता देता हूं अपना आंकड़ा। सर मेरे मानना है एनडीए 143 से 162, महागठबंधन 68 to 82, जनसुराज 1 से 2 और जेजेडी 1 सीट, अदर्स 3 से 5। फिर से दोहराएं। एनडीए 143 to 162, महागठबंधन 68 to 82, जनसुराज 1 से 2, जेजेडी तेज प्रताप यादव की पार्टी 1 सीट, अदर्स 3 से 5। तो फिर तो इसमें सब में यही आ रहा है कि भाई एवरेज तो 140 के पार जा रहा है जी। आप भी 140 के ऊपर ही बता रहे हैं जी, लेकिन मैंने एग्जैक्टली किसी का देखा नहीं था। 6:32 पे मैंने पोल दे दिया था सर। तो बाबू 130 से नीचे तो कोई भी नहीं जा रहा, यहाँ तक कि वो चाणक्य स्ट्रेटजी जो कि इनके फेवरल के माने जाते थे वो भी नहीं जा रहे। नहीं, इस वक्त पोल जो करना चाहिए था वो हारने वाले कितने नीचे जाएंगे उस पर होना चाहिए था। ये सब पोल गलत साबित हो गए, ये मेरा मानना है जी। कि इनको ये देखना चाहिए था कि नीचे से नीचे अभिषेक को, या आपको भी एक बात बोल दूं, शायद ओमकार के साथ भी जो मेरा हुआ है, तो मैंने महाराष्ट्र का रिपीट बोला है। तो महाराष्ट्र में ये लोग 50 से पहले अटक गए थे, तो शायद 50 के नीचे आ जाए। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर असली सुनामी है तो
ये 50 के नीचे, इंडी गठबंधन 50 के नीचे आ जाएगा। वो कहा एक बार देखो, एक क्रिकेट में हो या परीक्षा में हो, अब 35 मिले तो अब पास हो गए, तो वो मेरिट के लिए ठीक है, एक सर्टिफिकेट एडिशनल मिलता है, लेकिन 35% भी मिले तो आप पास हो गए। तो मेजॉरिटी अगर 122 है, वो क्रॉस करने के बाद एनडीए को और कितने मिलते हैं वो चिंता का विषय नहीं रहता। ये नीचे कितने आने वाले हैं उसका सबको अभ्यास करना जरूरी था, और वो नहीं करते। और मेरा जो हमेशा अंदाजा होता है, वो मैंने 2 साल पहले जयपुर डायलॉग में भी कहा था कि मेरा निष्कर्ष क्या होता है, मेरा आधार क्या होता है, कि हारने वाला कौन है। मैं पहले हारने वाला ढूंढता हूं, अब जब हारने वाला मिलता है तो जीतने वाला वही बताता है कि भाई ये अभिषेक जीत रहा है या ओमकार जीत रहे, ये हारने वाला बताता है। और इसलिए ये हारने वाले थे, इसके मतलब मेरे मन में शंका नहीं थी। हाँ, हारते हारते नीचे कितने आएंगे उसका अंदाज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तकलीफ होती है। तो पहले में मुझे पता था कि ये हारने वाले तो पक्के हैं, जीतेगा एनडीए, क्लियर कट फिर से रिपीट होगा। लेकिन आज तक भी मेरा अंदाजा ये नहीं है पक्का कि 50 के नीचे भी आ जाएंगे। लेकिन मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र का रिपीट होगा, और ये पॉलिटिकल अंदाजा है, क्योंकि जिस ढंग से महाराष्ट्र का चुनाव गया था या इवन हरियाणा का गया था, बिल्कुल उसी लाइन पर चुनाव की राजनीति महागठबंधन कर रहा था कि हमको जीतने की जरूरत नहीं। हाँ, आरजेडी की ताकत नहीं बढ़नी चाहिए, कांग्रेस की ताकत नहीं बढ़नी चाहिए, ये जो इनकी स्ट्रेटेजी चल रही थी वो बता रही थी कि वो हारने वाले। हाँ, हारेंगे तो कितनी संख्या में हारेंगे। जैसे मेरा महाराष्ट्र के बारे में अंदाज गलत हो गया था, मैंने कहा था कि 100 के नीचे रहेंगे, 100 तो पार नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने तो हाफ सेंचुरी भी पार नहीं की। इसलिए आज सेकंड राउंड का वोटिंग होने के बाद मेरा अंदाजा है कि 50 के आसपास रहेंगे, थोड़ा 50 से ऊपर जाएंगे, शायद 60 तो क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, 50 के नीचे आएंगे तो कितने आएगा उसका अंदाज थोड़ा मुश्किल है। और प्रशांत किशोर तो झंडा लहरेगा, झंडा गाड़ कर खड़े हो जाएंगे, एक कम से कम एक तो आया, वो बोलेंगे एक तो आया ना हमारा, हमने एक माहौल पैदा किया वगैरह वगैरह वगैरह। वो अगले 5 साल तक उनको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए लोगों ने टाइम दिया है, अगले चुनाव में देखेंगे आपको। लेकिन एक बात है कि आज मैं पोल वगैरह ठीक है, मेरा अंदाज है कि कल का जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो 121-22 सीटों के लिए वोटिंग, बम्पर वोटिंग हुई है, वो मैंने कल रात को भी ओमकार जी को बोल दिया था कि 175 तक जा सकता है। हाँ, मेरे मन में ये है कि शायद 200 भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं बोलूंगा, वो अंदाज नहीं होता, वो जुआ हो जाएगा। लेकिन 175 मेरा आज का आंकड़ा है, अगर नहीं आया तो मेरा अंदाज गलत होगा। जी ओंकार जी, आप क्या कह रहे हैं? कि 16 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स मेरे सामने हैं, सामने हैं, और इनमें किसी ने भी 130 से नीचे एनडीए को नहीं दिखाया है। लेकिन एक ऐसा है कामाख्या एनालिटिक्स, 167 to 187। और संजय जी, बिना संकोच के मैं इस पोल के साथ जाऊंगा, 167 to 187। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव है बिहार का, ये लगभग एक तरफा जाने वाला है। मैं भाव से बिल्कुल सहमत हूं। ये जो जितना भी पोल ऑफ पोल्स आ रहे हैं, 154, 83 महागठबंधन को और 6 अदर को, मुझे लगता है कि 154 आप अगर एनडीए को दे रहे हैं, सत्तारूढ़ दल को दे रहे हैं, तो इसमें कम से कम 10 से 15 और सीटें जुड़ जाएंगी।
जो भाव की क्यूरोसिटी थी कि नीचे कौन गया है, तो नीचे है अब दैनिक भास्कर, जो पूरी तरीके से कांग्रेस का भोंपू अखबार है। वो कांग्रेस को दिखा रहा है भाव 12 से 15, मैट्रीज दिखा रहा है 10 से 12, चाणक्य दिखा रहा है 17 से 23, और टिफ बहुत ज्यादा रिसर्च ने दिखा रहा है। हाँ, टिफ रिसर्च ने दिखाया है 9 से 13, और पॉल स्ट्रेट ने दिखाया है 9 से 13। और शायद ये जान करके आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी, मुझे तो मिली थी जब पढ़ा था, पोल डायरी दिखा रहा है 4 से 8। और ये कामाख्या कितने दिखा रहा है? कामाख्या एनालिटिक्स ने दिखाया है 167 टू 187 एनडीए, और महागठबंधन को इसने दिखाया है 54 टू 74, और 2 टू 9 अदर्स। इसमें कांग्रेस का अलग से फिगर नहीं खोला है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ये 4 to 5 जो है वो मेरा ज्यादा मुझे मेरा ठीक लग रहा है। मानना ये है कि कांग्रेस अगर डबल फिगर में हो जाए तो भी राहुल की मेहनत काम आई, हम बोल सकते हैं, क्योंकि राहुल मेरा ख्याल है 0 से 5 तक ट्राई कर रहे थे। अगर डबल फिगर में जाए तो राहुल सक्सेसफुल नहीं हुए ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि राहुल का वोट राय था। और 50 के नीचे अगर तेजस्वी आ जाता है तो राहुल सक्सेसफुल हो गए, ये मानना पड़ेगा। लेकिन भाऊ एक बात तो माननी पड़ेगी हमें कि वोट चोरी तो हुई है कांग्रेस की। हाँ, वोट चोरी तो होती है ना। वोट चोरी तो देखो, अब शायद 67, 70 तक जाएगा, उसका मतलब 30 वोट आए ही नहीं, कहाँ गायब हो गए। थोड़ी देर के लिए मैं योगेंद्र यादव बन जाता हूँ और बोलूंगा ये 30% वोट गए कहाँ। इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो पूरी तरह से फेयर और फ्री इलेक्शन होने के बावजूद 30% वोट चोरी होती है। यही तो हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। अब मैं फिर योगेंद्र यादव से बहुत और शेखर बन जाता हूँ। तो वोट चोरी कहाँ हो गई आप देखना नहीं चाहते ना। थोड़ी देर के लिए उनकी नजर से रखो तो वोट चोरी तो होती रहती। और मैंने कहीं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लोग पकड़े जिसने 3 महिलाएं और 2 पुरुष है जो बोगस वोटिंग करने गए थे और पकड़े, ऐसी खबर भी देखी है मैंने। लेकिन वो वोट चोरी अलग है, हम उसको वोट का घोटाला बोल सकते हैं। वो वोट का घोटाला है। जो वोट करने नहीं आते उसको वोट चोरी बोल सकते हैं। वो खुद ही, यानी एक बात है, ओमकार जी के पास किसी ने एक मिठाई का बॉक्स दे दिया और बोले भाऊ को पहुंचा देना, और अगर ओमकार जी मेरे पास पहुंचाते नहीं तो उन्होंने चोरी किया। तो डेमोक्रेसी ने, संविधान ने अगर इतने वोटर्स को अधिकार दिया है और वो वोटिंग करने नहीं जाते, इसका मतलब उन्होंने खुद अपना वोट चोरा है ना। तो वोट चोरी तो होती है। क्योंकि मैं राहुल गांधी का बड़ा फॉलोअर हूं, भक्त हूं, तो वो कहाँ सही होते हैं वो ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो 30% तो वोट चोरी हो गई, वो कहाँ गलत है। अभिषेक जी, तो ये बताएं जी सर। कांग्रेस कितनी सीट लाएगी, जो भाऊ पूछ रहे हैं। मेरा मानना है 7 आपका पोल क्या कहता है कांग्रेस के? मेरे पोल के अनुसार सर 9 सीट तक जा सकती है, 10 नहीं जा रही है। बड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए। 10 में देता अगर करहगर वाली सीट वो निकाल पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से आज करहगर में वोटिंग हुई है, आई वाज सो सरप्राइज्ड। एक वीडियो वायरल जिसमें एक यादव की पत्नी वोट दे के आ गई है नीतीश जी को, वो अपनी पत्नी को पीट रहा है सरेआम, और मैंने वो वीडियो ट्वीट कर दिया है सर। अब ये वाला चीज दुनिया का कोई पोलस्टर पकड़ ही नहीं सकता सर, दुनिया में कोई भी नहीं पकड़ सकता इसको सर। फिर हमारी टीम में 10 लोग हैं तो पहले भी तो एक वीडियो वायरल हुआ था ना जिसमें कह रहा था कि मैं वो ये पगला गई है, इसको मैं बंद कर दूंगा।
हाँ, तो वो मान नहीं रही थी, वो बोली कि हम अभी भी पगलाए ही हुए हैं, नीतीश जी हमको 10,000 दे रहे हैं, मोदी जी घर दे रहे हैं, तुम पगलाए हुए हो। तो अब ये जो द्वंद चल रहा है कि कौन पगलाए हुए हैं, इसमें कितना नीचे गई और ईवीएम का बटन बीजेपी एनडीए को दबाया, ये तो कोई नहीं सोच रहा है। अब वो पकड़े कैसे? वो तो पकड़ने का एक ही स्टाइल है कि मैं भाऊ के तरह सोचना शुरू कर दूं। उतना दिमाग मेरे पास होता तो मैं भी भाऊ तक पहुंच जाता, गुरुजी तक पहुंच जाता। उतना नहीं है, ऑनेस्ट स्वीकारोक्ति है। लेकिन मैंने जो नंबर दिया है 143 से 162 का, उसका कारण है, ये नंबर मैंने कंजर्वेटिव दिया है सर। दूध अच्छा, का ये भी जला कंजर्वेटिव है? हे हाँ सर, भगवान, आप लोग क्या दूध करना का जला चाहते हैं? छाछ फूक फूक के क्यों पीता है सर? 400 पार वाला देखिए क्या हुआ। फर्स्ट फेज के बाद हमको डाउट था कहीं ये लोग सो न जाए, और अभी भी सेकेंड फेज की कई जगह पे वोटिंग अभी भी चल रही है। मैं जानता हूं 3 जगह, तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले मैसेज आई तो उन्होंने कहा नहीं अभी भी गांव में वोटिंग हो रही है। यही तो वोट चोरी है, राहुल गांधी इसी को मुद्दा बनाएगा। क्या 8 बजे तक वोटिंग क्यों हो रही है? उस पागल को हाँ, बताना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज कि एक बार 5 बजे के बाद जो लोग लाइन में लग जाते हैं गेट बंद होने के बाद, वो जब तक वोट कंप्लीट नहीं होता वो वोट देते हैं। अब इस बुद्धिजीवी को कौन समझाए, सॉरी बुद्धिजीवी को कौन समझाए? यही तो गड़बड़ है, वो देते हैं। ये रूल चेंज होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रूल चेंज कराएंगे सर, कराएंगे एक बार जब राहुल गांधी की सत्ता आ जाएगी। लेकिन जो भाऊ ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं। ये बात मैं अपने चैनल पर भी और आपके चैनल पर भी कई बार कह चुका हूं। राहुल गांधी अपनी प्लानिंग में सफल तो हो गया, क्योंकि इसके बाद आरजेडी को उठना मुश्किल होगा। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि तेज प्रताप यादव अपना सीट जीतेंगे और वो एनडीए में शामिल होकर मंत्री बनेंगे, और तब एक विशुद्ध रूप से यादव की ऐसी पार्टी होगी जो प्योर सनातनी बात करेगी। 2-3 दिन से वो मिल भी रहे थे रवि किशन से, दोनों त्रिमुंड लगाए महादेव के भक्त हो रहे थे। तब तक वाई सिक्योरिटी मिल करके मिल गई, तो मेरी बात तो 90% यहां सही हो गई। अब एक ही चीज रह गया कि क्या वो जीतेंगे या नहीं। हमारे पोल के अनुसार तो वो जीत रहे हैं, हमारे पोल के अनुसार जीत रहे हैं वो। और जीतने के बाद जो आदमी तांडव मचाएगा वो संजय यादव के लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि वो बदला है। वो कह भी रहे थे कि भाई धर्म युद्ध की बात है। अभी तेज प्रताप यादव ने एक और धमाकेदार स्टेटमेंट दिया है कि धर्म युद्ध में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई के सामने अगर अधर्म के पक्ष में चला जाए तो लड़ना पड़ता है। तो जो भाई का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे होगा? बिहार के लोगों, वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए 2 दिन पहले ये बोल रहे थे। तो जब मामला यहां तक पहुंचा है, कितने सीटों पर कैसे डेंट लगा, वो इंपॉर्टेंट है। जन सुराज के बारे में भाऊ ने एक बात बोला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं सर, रोहतास में, कैमूर में, बक्सर में, इधर कुछ सीमांचल के 2-3 सीटों पर जनसुराज को वोट मिला है। अगर जनसुराज फोकस करती 25-30 सीटों पर ही लड़ने का, 2 साल परिश्रम करती, तो रिजल्ट बेटर कर सकती थी। वो अरविंद केजरीवाल जैसा एक ही बार में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद सेंटर में सरकार बनाने चले गए, लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए और सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। वो कंडीशन है, प्लूरल्स की तरह नहीं है। मैं मानूंगा कि 6 से 7% का वोट शेयर आना स्प्रेड है, सीट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है उतना, लेकिन ये बढ़िया अचीवमेंट है, क्योंकि बिहार पूरी तरह से मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स वोटिंग करता है। नए के लिए जगह नहीं है महागठबंधन और एनडीए के बीच में, फिर भी वहां लाना अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट सीट्स की डिटेल आपको भेज दी है मैंने, बैकिंग टीम को भी। हाँ, वो अभी लोड नहीं कर पा रहे हैं, आप जरा बताएं, अपनी तरफ से शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दें। हाँ, मैं अपनी तरफ से सीटों को कैसे शेयर करूं? हाँ, मैं आपने बहुत लेट भेजा था तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आप ही के व्हाट्सएप पर जाकर के वो चीजों को शेयर कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले ये मेरा पोल ही मैं आपको शेयर कर देता हूं। ये मेरा एग्जिट पोल है, और इसके बाद हम पीछे जाएंगे एक एक सीट पे।
ये मैंने शेयर किया है आपकी बैकिंग टीम को। ये मेरा पोल हो गया, ठीक है। 143 से 162 का नंबर है और 68 से 82। अब अगर 68 वाला मिनिमम पकड़े संजय सर तो भाऊ बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ये जाएगा फिर महागठबंधन 50 के नीचे, मतलब राजद जाएगा 50 के नीचे। अभिषेक वो जो जी गुरुजी। 68 से 82 दिखाया ना तुमने, तो 68 82 में उसमें लेफ्ट फ्रंट है उसका कितना है वो देखना पड़ेगा। लेफ्ट का सर 8 से 11 है। हाँ, तो वो निकाल दो तो 50 के आसपास आ गया जी, 50-52 वगैरह हो जाता है जी। अब मैं इंपॉर्टेंट सीट बता दूं जो मंत्री लोग लड़ रहे हैं। विनय कुमार चौधरी वर्सेस मिथिलेश कुमार, कांग्रेस, दरभंगा सीट, दरभंगा के बेनीपुर से ये चुनाव हार रहे हैं। अलीनगर से विनय कुमार चौधरी सर। विनय कुमार चौधरी आगे लिखा है आपने तो इसमें। हाँ, वही मैंने बोला मिथिलेश कुमार हार रहे हैं सर। आप तो जो जेडीयू और उसके हिसाब से बताइए जीत रहे हार रहे। हाँ तो अच्छा, वैसे कांग्रेस का पीछे नहीं बोलना है, ठीक है। तो विनय कुमार चौधरी जीत रहे हैं। बीजेपी से मैथिली ठाकुर, अलीनगर सीट लोग बोल रहे थे फंसी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से जीत रही है मैथिली ठाकुर अंतिम मोमेंट में, ठीक। दरभंगा से संजय सारावंगी जो है वो जीत रहे हैं और उमेश सहनी पीछे हैं। जीवेश कुमार मिश्रा जीत रहे हैं बीजेपी से, दरभंगा के जाले सीट से। सिवान सीट से मंगल पांडे जो फंसे। अब यही समझना है सर, ओपिनियन पोल के वक्त ऐसा लग रहा था कि मंगल पांडे अपनी सीट हार जाएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। बीजेपी और संघ के माइक्रो मैनेजमेंट ने, अमित शाह के मैनेजमेंट ने ये काम ठीक किया और मंगल पांडे अपनी फंसी हुई सीट निकाल के लेके आए। तो ये बड़ी बात है कि जो सीटों पे फंसा हुआ था वो इंडिया अपनी तरफ ले आने में कामयाब हुआ, इसको देखना पड़ेगा। सिवान से ओसामा शहाब जीत रहे हैं आरजेडी से, जो रघुनाथपुर सीट है सिवान के। जी, ये बड़ी सीट है। इन्होंने भगवान प्रभु श्री राम मंदिर को, सबको गाली दिया। खेसारी लाल यादव ने तमाम चीजें की जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो जो राम का ही बैरी हो गया उसको कौन पार लगा सकता था। हमारे सर्वे में खेसारी लाल यादव बुरी तरह से हार रहे, मतलब सिर्फ हार नहीं रहे हैं, हार तो आदमी जाता ही है, बुरी तरह से हार रहे हैं और छोटी कुमारी जीत रही है। थैंक यू पवन सिंह की अंतिम दिनों में जो रैली थी उसके कारण। गरखा सीट है सारण का, सीमांत मृणाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आगे नजर आते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से जीत रहे हैं, सतीश कुमार जी हार रहे हैं। अच्छा फाइट हुआ है, क्लोज फाइट हुआ है, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव को इतना एज जरूर मिला है कि वो जीत सके। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का यहां परिश्रम थोड़ा कम रह गया। इस सीट पर राहुल गांधी को आके प्रचार करना चाहिए था। अगली बार से भाजपा कुछ ऐसा वो मछली तो नहीं पकड़ रहे थे उस दिन। हाँ, बस वही दिक्कत होगी। इस सीट पर आकर के अगर बीजेपी को कुछ प्रयास करना था, इस सीट पर आके वो आदमी प्रचार करके जाता तो सतीश कुमार यादव जी के जीतने की संभावना बन सकती थी। इस सीट पर शायद तेजस्वी नहीं बोला होगा भाई रहने दे, तू जहां जा रहा है वही कर ले। नालंदा की हिलसा सीट सर, यहां से शक्ति सिंह यादव सर आगे हैं सर, आरजेडी के बड़े नेता आरजेडी आगे है, मतलब आरजेडी आगे। हाँ, आरजेडी आगे हैं, बड़े नेता हैं। वैशाली का तेज प्रताप यादव का मैंने पहले ही बताया कि तेज प्रताप यादव अपनी सीट ब्लैक बोर्ड सीट से, अच्छा तेजस्वी यादव को शायद ट्रोल करने के लिए लिखा है ये सीट दिया या क्या दिया, लेकिन इनका चुनाव छाप भी ब्लैक बोर्ड है सर, वहां पढ़ाई लिखाई की काम होती है। तो ये तो 12th पास है। यहाँ बीजेपी किस नंबर पर गए? बीजेपी है या जेडीयू है, कौन है यहाँ? नहीं, यहाँ पर एलजेपीआर है सर। अच्छा, तो उन्होंने जो है वो फ्रेंडली फाइट कर ली फिर तो। फ्रेंडली फाइट कर ली। तारापुर से सर सम्राट चौधरी पहले ही वीआईपी वाले कैंडिडेट को मिला लिया, फिर निर्दलीय को सपोर्ट करने से मतलब बना नहीं, तो वो जीत गया। बक्सर से के ब्रह्मपुर से हुलास पांडे एक और विवादित नेता है, ये आगे नजर आ रहे हैं और शंभुनाथ यादव पीछे नजर आ रहे हैं सर।
समस्तीपुर से राजेश कुमार सिंह जी के समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर से ये मोइनुद्दीन विधानसभा से ये जीत रहे हैं। आनंद मिश्रा बक्सर विधानसभा सीट से जीत रहे हैं और संजय कुमार तिवारी पीछे नजर आ रहे हैं। पटना से अनंत सिंह मोकामा विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट, सब कुछ हो गया सर, बवाल हो गया सूरज भान सिंह से लेकर के अब एक तो नेता दिवंगत भी हो गया, लेकिन फिर भी जेल जाना इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। सेंटिमेंट की लहर इनकी तरफ गई और अनंत सिंह चुनाव में आगे नजर आ रहे हैं। पटना के दीघा सीट से मेरे पास की ही सीट है, संजीव चौरसिया आगे नजर आते हैं। दानापुर का नहीं बताया आपने? बता रहा हूं, दानापुर का ही बता रहा हूं। बता रहा हूं पहले, नितिन नवीन आगे नजर आ रहे हैं, रेखा कुमारी पीछे नजर आ रही है आरजेडी से। लीजिए दानापुर का सीट आ गया। रामकृपाल यादव आगे नजर आते हैं, रीतलाल यादव कड़े मुकाबले में, बहुत कड़ा मुकाबला है, क्लोज फाइट है, लेकिन हमारा मानना है 5 से 10 हजार के बीच की लीड रह जाएगी रामकृपाल यादव की। इनके बेटे ने काफी परिश्रम किया जिनका नाम अभिमन्यु यादव है। दर्शकों को एक टेक बताता हूं, आज जिस संजय यादव के बारे में जानते हैं, जो तेजस्वी यादव के बहुत क्लोज हैं, सबसे बड़े उनके थिंक टैंक माने जाते हैं, उनको सबसे पहली बार चयनित करने वाले, उनको फाइंड आउट करने वाले, ऐसा कहा जाता है सत्ता के गलियारों में, रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव ही थे। तो सोचिए कि अभिमन्यु यादव भी अभिमन्यु है, वो किला भेद रहा है। अरे भाई वीरेंद्र को हरा दिया आप? अच्छा भाई वीरेंद्र आगे है सर, भाई वीरेंद्र आगे है सर। ऐसा फोन कॉल सुना नहीं सर उन्होंने, उसमें उन्होंने बोला है ये हरा दूंगा तो बवाल हो जाता। टेढ़िया है काजी, भाई वीरेंद्र को पूरा दुनिया जानता है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, भाई वीरेंद्र बहुत आगे हैं, आगे नहीं बहुत आगे हैं। तरारी भोजपुर से विशाल प्रशांत जी जीत रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सीट्स थी, एक दो, हाँ खत्म हो गई सर जी। जी मैं भाऊ के पास चलूंगा। भाऊ तो ठीक है, ये जो उन्होंने दिखाया वो अंदाजा है, लेकिन उस दिन देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये अगर 180 175 वगैरह हो जाता है तो बाद में बंगाल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और बंगाल के लिए पहले से मुश्किल है ही। लेकिन कल जो ब्लास्ट हो गया उसके बाद जो उसका परिणाम अगर ये सेकंड राउंड में दिखाई देता है तो मान लो कि ममता के लिए बंगाल का चुनाव विधानसभा का मुश्किल होने जा रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो दिखने में हमारे लिए ये सब बिहार का है, लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रभाव बंगाल पर होगा। इसलिए ये जो आंकड़े आए हैं वो मैं इम्पोर्टेंट इसलिए मानता हूँ कि एक तरीके का ये ब्रह्मोस बन गया। अगर ये आंकड़े फाइनल मतगणना के बाद आते तो ममता की हवा निकल जाएगी, यानी चुनाव के पहले ममता की हवा निकल जाएगी। क्योंकि जिस ढंग से ये हुआ है, अचानक 10 साल के बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और सिटी दिल्ली जैसे सिटी में हुआ है, तो लोग जो थोड़े लिथार्जिक हुए थे कि भाई चलता है, अभी तो हो गया, अभी कौन सी बड़ी बात है, तो लोग, और यही तो हमारे आखिरी सेशन में मैंने बोला था कि लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। हाँ, एक बार बॉम्ब डालो काम खत्म, पाकिस्तान खत्म, वहां से खत्म नहीं हो गए। देखो आईसिस खत्म हो गया, लेकिन आईसिस के अलग अलग टुकड़े अलग अलग देशों में एक्टिव हुए। तो ये इतना आसान नहीं होता शत्रुबोध के साथ साथ शत्रु शोध चालू रखना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो आंकड़े आए हमको खुश करने वाले, लेकिन उसका प्रभाव जारी रखना, और जारी रखने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा, कि खुफिया एजेंसी हो या जांच एजेंसी हो, सरकार हो, जुडिशियरी हो, वो सब अपना काम करेंगे, लेकिन हमारे कान और आंख हमारे इर्द गिर्द खुले होने चाहिए। अगर ये कहीं फरीदाबाद से उठकर यहाँ तक आया, कुछ 100, 150, 200 किलोमीटर घूम रहा है, तो कम से कम 5-10 हजार लोगों ने उसको देखा होगा, ये कार को देखा होगा, उनका आचरण, उनका बर्ताव देखा होगा। तो कितना भी बन चुका इंसान हो,
वो अंदर से भी घबराया हुआ होता है। तो किसी ना किसी ने तो इसके बारे में कहीं बोलना चाहिए था, वो बोला नहीं गया आम जनता से। इसका कारण ये है कि हम भी थोड़े लिथार्जिक हो गए कि ठीक है सरकार अच्छी चल रही है, मोदी इनका बंदोबस्त करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो भावना थी वो कल के ब्लास्ट ने खत्म कर दी है, और ये भावना अगर जगाते रहे तो बंगाल में इसका बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। बंगाल का तो है ही, और साथ में भाऊ मुझे लगता है अखिलेश की भी नींद हराम हो गई होगी। नहीं, अखिलेश को मैं इसमें काउंट नहीं करता, क्योंकि बिहार अगर 2 बार अच्छी तरीके से जीत लिया है, और जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद तो सहारनपुर वगैरह कुछ कुछ लखनऊ के भी है ये डॉक्टर्स, तो ऐसे डॉक्टर को एनकाउंटर में खत्म करना चाहिए। ये भावना यूपी में बहुत काम करेगी। यूपी की चिंता मैं नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोग जो है उनके बंदोबस्त करने वाला अच्छा इंसान वहां बैठा है, और उसको मालूम है कहां तक जुडिशरी को जाने देना है, कहां जुडिशरी से पहले काम खत्म करना है। ये बिल्कुल जिसको पक्की समझ है, ऐसा उधर चीफ मिनिस्टर बैठा है। हाँ, लेकिन उसको भी, यानी योगी बाबा को भी, ये कल का ब्लास्ट है वो बूस्टर देने वाला तय होगा। जी ओंकार जी, वो भाव की अखिलेश जी इच्छा तो तो बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। भूलने से पहले एक बात और बोल दूं, अगर इसी ढंग के आंकड़े बिहार से आते तो उसका मतलब साफ है, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन जो है वो तीतर बीतर होने का वो सबसे बड़ा संकेत होगा, और वो संकेत अखिलेश को बहुत डराएगा। एक और एग्जिट पोल आ गया है सामने, टीवी 18 का एग्जिट पोल एनडीए को 140 से 150, और इंडी, अरे भाई एमजीबी बोलते हैं यहाँ पे बिहार में, उसको दे रहे हैं 85 to 95, जनसुराज 0 to 5। तो भाई एक और कोई बता रहे हैं कि साहब किसी ने एआई से किया है, और वो बता रहे हैं आरजेडी का स्वीप है। अभी अभी किसी ने बताया। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो जो विचार है या वोटिंग है वो तो दिल्ली से हो सकती है, लेकिन ईवीएम में वोटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन नहीं करता। ईवीएम में वोटिंग वहां का वोटर करता है। सर सॉरी, पार्डन, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। जो भी अपने आप को बड़े तोप तुर्रम खान एक इस वक्त कर रहे हैं बिहार के अंदर कुछ सीटों पर, वो जरूर घूमे हैं। न्यूज पंच वाले हैं, उन्होंने हम एआई जानते हैं कौन है, हम जानते हैं कौन है। लल्लन टॉप से अलग होकर के अपना एक अलग चैनल बनाया, खूब गांव गांव घूमे। उनके पीछे किनका इन्वेस्टमेंट है, उस चैनल के पीछे कौन है, ये सब हम जानते हैं, इसलिए हम नाम नहीं थोड़ा बहुत। ठीक है, अभिनव पांडे जी, न्यूज पंच है, न्यूज पिंच है, नहीं ठीक है। ये सब चलता रहना चाहिए, कोई बात नहीं, सबका रोजी रोटी है, वहां हम क्यों जाए। लेकिन मिजरेबली फेल होने वाला छोड़ा होगा। तो एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक पुरानी कहावत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो मैच फॉर नेचुरल स्टूपिडिटी। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप राहुल गांधी से कंपेयर कर लीजिए। अगर एआई, मैं जयपुर डायलॉग्स के मंच से खुला चैलेंज करता हूं, अगर एआई राहुल गांधी का नेक्स्ट मूव और राहुल गांधी का ब्रेन पढ़ ले, तो सर अगले मंथ का यूट्यूब चैनल का पूरा अपना कमाई दे दूंगा उसको। इतना बड़ा चैलेंज सर, मतलब लाखों कमाएगा वो आदमी जो भी एआई बनाना चाहता है। राहुल गांधी आप अपनी इनकम भी डिस्क्लोज कर रहे हैं? नहीं, मैं डिस्क्लोज, मैंने कहा कि अब वो लाखों में कितना जाएगा, कहां जाएगा, ये तो नहीं, लेकिन वो इनकम भी एआई पर मिल जाएगा। हाँ चलिए एआई इनकम दे देंगे अपना। लेकिन सर नेचुरल स्टूपिडिटी का जो है ठीक है कि ये कहीं से भी कोई सीट, मैं आप सीट पूछेंगे, मैं अभी 243 का एक एक सीट एग्जिट पोल, चूंकि एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल तो है नहीं, तो एक एक सीट का मेरे पास है। मैं बता सकता हूं कि वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह जीत रहे हैं, तो क्यों जीत रहे हैं।
जनसुराज का एक जो नारायण प्रसाद थे, जिनका ये कैंसल हो गया, वो अंतिम मोमेंट में क्यों वाल्मीकि नगर में धीरेन्द्र प्रताप सिंह को अंदर अंदर समर्थन कर बैठे? रामनगर में अगर नंद किशोर सिंह बीजेपी से जीत रहे हैं तो वहां क्या फैक्टर है कि सुबोध पासवान हार रहे हैं? उसका कारण है सर, शेड्यूल का सीट में वहां पे समीकरण पासवान खड़ा कर देने से क्या चिराग पासवान का वोटर उस तरफ गया या नहीं देख गया, हमको ये चेक करना पड़ेगा। वो सारा वोटर इंडिविजुअल पे नहीं था, वो चिराग पासवान देख रहा था, ये देखना पड़ेगा सर। एक इंटरेस्टिंग सीट बताता हूं सर, इससे एक और बात बता दूं आपको, किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया है जी, एआई ने बोला कि मैं पप्पू नहीं हूं। वाह 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 वाह। अब एक गोविंदगंज सीट है सर, वहां से राजू अरे तिवारी भाई, लड़ रहे हैं। मैं तो ओंकार जी से ले रहा था कमेंट, आप कमेंट ने लेने ही नहीं दिए और आपने सॉरी, उनका आप समय ले जो लीजिए है सर, वो क्या है कि एआई वाला आपने ही छेड़ दिया तो मुझे थोड़ा सा, मैं बीच में गुस्सा हो जाता हूँ, सॉरी। थोड़ा टाइम चोरी कर लिया। हाँ, टाइम चोरी कर दिया। ओंकार जी थोड़ा बताइए ना, अखिलेश जी का क्या इस समय देखिए, मैं हाव भाव हो रहे होंगे? जी, मैं अखिलेश पर भी आता हूँ। ये भास्कर की हम बात कर रहे थे कि वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग करता है। भास्कर ने लिखा है, पिछले 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015, 2020 इनके एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी बीजेपी प्लस को बढ़त दी थी 2015 में, जबकि नतीजों में महागठबंधन यानी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। 2020 में तस्वीर उल्टी रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली, यानी ज्यादातर पोल्स फिर गलत साबित हुए। ये भास्कर ने एक पैरा दिया है बीच में, ताकि वो जो कह रहा है उससे नाराज भी ना हो कांग्रेस वाले, और भाई थोड़ा सा जरा मालिश और चंपाई भी कर दो कि पिछले 2 एग्जिट पोल्स के रुझान तो ठीक नहीं थे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर और अखिलेश यादव पर। देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो परफॉर्मेंस रहा है संजय जी, वो एक्चुअल में इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है अखिलेश यादव को। और जिस जिस तरह की चीजें इनके मुख्यमंत्री रहते हुए होती थी, नोएडा नहीं जाना, नोएडा जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, योगी जी ने वो सब किया और पता नहीं कितनी बार किया होगा। नोएडा तो वो बहुत ज्यादा बार गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम, तो ये अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। महाकुंभ को लेकर के किस किस तरह की बातें इन्होंने नहीं की, बाकी चीजों को लेकर के भी इन्होंने काफी रायता फैलाने की कोशिश की। इससे ये पता लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जो स्वीकार्यता है, और जिस तरीके से उपचुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहे इनके और कांग्रेस के, उसके बाद जो 10 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ और मतदाताओं ने जिस तरीके से पलटी मारी, जो बात बाबू भी कहते रहे प्रोग्राम्स में कि भाई 240 पर जब मोदी जी को रोक दिया मतदाताओं ने, अब वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसमें, वो 400 सीटों वाला टारगेट और अब की बार 400 पार, ये नहीं समझा पाना कि भाई 400 सीटें क्यों चाहिए, इनका दुष्प्रचार कि ये आरक्षण और संविधान खत्म कर देंगे, इनकी अपनी आरएसएस के साथ में जो थोड़ी बहुत चल रही थी भीतर खाते, वो सब चीजें, और थोड़ा सा छुट्टियों का समय था तो मतदाताओं का अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाना, मतदान केंद्र पर ना जाना, जो कारण रहे हों, लेकिन उसके बाद के जो नतीजे आए हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में,
बीजेपी की सरकार बन जाना, जम्मू कश्मीर में बेहतर परफॉर्मेंस करना, पिछली बार के मुकाबले 25 सीटें थी 10 साल पहले जब चुनाव हुए, फिर वो बढ़कर के 29 हो गई। झारखंड में ठीक ठीक परफॉर्मेंस रहना, वहां एक झटका जरूर लगा बीजेपी को, शायद इसलिए कि गलत समय पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई और वो चीजें उल्टी पड़ गई। पर ये जो उपचुनाव हुए थे 10 सीटों के, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती और केवल केवल करहल और शीशामऊ की 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी जीत पाई। यहाँ तक के जो इनके अयोध्या के सांसद महोदय बताते थे, जिनको फ्रंट सीट पर बैठाते थे लोकसभा में और बीजेपी को असहज करने की कोशिश करते थे, उनका बेटा भी बहुत बुरी तरह हारा उपचुनाव में। और कई ऐसी सीटें जहां ये मान करके चलते थे कि यहाँ तो मुस्लिम हैं तो हमें तो कोई चैलेंज करने वाला है नहीं, वो भी सीटें हारी। तो अखिलेश यादव बहुत डरे हुए हैं और ये जो बिहार में जाकर के मेहनत कर रहे थे, जनसभाएं संबोधित कर रहे थे, जबकि हकीकत ये है संजय जी, आप बेहतर जानते हैं, हरियाणा का कोई जाट नेता अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए तो वो भाषण देकर के चला जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव रत्ती भर नहीं होगा जाटों पर, पश्चिमी यूपी के जाटों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई जाट नेता हरियाणा में चला जाए तो हरियाणा के जाटों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौधरी चरण सिंह की पत्नी को सोनीपत से हरा दिया था जाटों ने। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का कोई यादव लीडर अगर बिहार में जाए और वहां भाषण दे तो इससे उसकी इनसिक्योरिटी तो पता लगती है कि कितना ज्यादा परेशान है और किसी भी तरीके से वहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को हराना चाहता है, लेकिन उसका प्रभाव होगा वहां किसी भी तरह का, ये संभवतः वो भी जानते हैं। लालू यादव अगर जाकर के उत्तर प्रदेश में भाषण देकर के आए या तेजस्वी देकर के आए तो वहां के यादवों पर क्या फर्क पड़ेगा उसका। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के जो चुनाव नतीजे आने वाले हैं वो जितना ममता बनर्जी को डराने वाले होंगे, कांग्रेस को डराने वाले होंगे। हालांकि कांग्रेस का तो पश्चिम बंगाल में कुछ होना जाना है नहीं, 44 सीटें थी, वो शून्य करके बैठे हुए हैं वहां पे। पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इन दोनों के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इनकी नींद हराम होने वाली है 14 नवंबर की शाम से ही। बाल दिन मनाया जाएगा ना उस दिन, सचमुच बाल दिन मनाया जाएगा। लेकिन साहब ये बताएं कि अगले जो चुनाव होने वाले हैं, 5 चुनाव हो गए, असम में होगा, केरला में होगा, तमिलनाडु में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा और शायद पुडुचेरी में होगा। तो इनमें से राहुल गांधी की प्रमुख भूमिका कहाँ कहाँ रहने वाली है भाऊ? शायद जम्मू कश्मीर में हो सकती है, क्योंकि जहां चुनाव होता है उससे राहुल गांधी को मतलब ही नहीं होता। अब कल परसों हमारे जयपुर के कॉन्क्लेव में बार बार अनुपम मिश्रा तो बोल रहे थे कि बिहार में दूसरे चरण का वोटिंग होना है। इन्होंने पंचमढ़ी में क्या कुछ किया था ना, कार्यकर्ताओं का शिविर वगैरह लिया था, तो पुशअप लगाए लगा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस 5 उसमें तो बंगाल में वो जाएंगे नहीं, क्योंकि बंगाल में जाएंगे तो ममता इनको सीधा कर देंगी। तो असम में जाने के लिए हिम्मत नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां तो क्या बोलते हैं उसको, 2 नंबर का बुलडोजर बाबा बैठा है। तो जाएंगे तो वायनाड है, इसलिए केरल जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, क्योंकि वहां बिन काम किए हुए उनको वोट मिलते हैं। और पुदुचेरी तो इतना छोटा राज्य है कि वहां सीट इतनी छोटी है कि उस पर राहुल गांधी बैठ भी नहीं सकते। तो इसलिए जो चुनाव हो रहे हैं उससे राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं होता। उनके लिए सब खेल है, खिलौने हैं। ट्रॉफी जीतनी भी नहीं है,
सिर्फ ट्रॉफी पर दावे करने हैं। तो बिहार के चुनाव में यहाँ या वहां किसी भी तरफ का जो नतीजा आता है उससे राहुल गांधी को मतलब नहीं होगा ना। एक बात है कि उसके बाद शायद अल्लाह वरों को निकाल देंगे, हकल कर बाहर करेंगे, उसके बाद शायद कन्हैया कुमार हमको कहीं दिखाई नहीं देगा। इससे ज्यादा राहुल गांधी के लिए बिहार चुनाव की कोई अहमियत है नहीं। जो इंसान पॉलिटिक्स के लिए सीरियस नहीं है, चुनाव के लिए सीरियस नहीं, उसकी कोई भी बात सीरियस नहीं होती, कोई भी बात सीरियस नहीं होती। अब मुझे बोलिए कि कल जो कुछ हुआ है ब्लास्ट वगैरह, उसके बाद राहुल गांधी की क्या रिएक्शन है ये मुझे पता नहीं। किसी चैनल पर तो मुझे दिखाई नहीं दी, ये ट्विटर वगैरह में देखता नहीं, सोशल मीडिया। लेकिन जो इंसान रोज के रोज मोदी को चैलेंज कर रहा था, उसके हाथ में मानो ये तोहफा था, क्या कर रही है सरकार, ये बोलने के लिए सबसे अच्छा कांड जो था वो कल हो गया। लेकिन उस पर राहुल गांधी रिएक्ट तक नहीं हो रहे। तो आगे चलकर जो चुनाव होने वाले हैं इसके बारे में राहुल गांधी आज से सोचेंगे, ये तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता। अभिषेक जी, वैसे वो है कहाँ? मैंने सुना साइप्रस में है। साइप्रस में जाके क्या करेंगे पता नहीं कहाँ है। वो ज्यादातर विदेशों में ही पाए जाते हैं। वो बचपन में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आता था तो उस पे एक कमेंट आता था, अजीब किस्म का ये नर है, अक्सर गर्मियों के दिन में ये सोता हुआ पाया जाता है, छुट्टियों पे चला जाता है। तो ये भी अजीब किस्म का आदमी है। 26/11 होता है तो छुट्टी में चला जाता है, चुनाव में होता है तो छुट्टी में चला जाता है। उसका असर देखिए सर। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, सीनियर कांग्रेस लीडर फ्रॉम बिहार शकील अहमद लेफ्ट पार्टी जस्ट आफ्टर वोटिंग। अल्लाह, ये तो एग्जिट पोल पूरा हो गया फिर तो। पूरा एग्जिट पोल वाह आ गया। वाह वाह, क्या नर अच्छा है, तो वाह नर है। तो वही है, कुछ कुछ भाव से सीखने का प्रयास जरूर करता हूं। लेकिन शकील अहमद सर बिहार में कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। अब ये नाराज वो थे। मारिया शकील के पिताजी है ना? अब आप ये वही समझिए सर। मारिया शकील जो कह रही थी कि भूरा बाल साफ करो की आवश्यकता थी, वही थी ना? हाँ हाँ वही वही। अब आप सोचिए सर कि ये कहाँ उस समय के युग में भूरा बाल साफ करो की बहुत आवश्यकता थी। आप कैसे बच गए? उस समय आप पैदा हो गए थे? हाँ हाँ पैदा हो गए थे, बड़े थे, और हमको कहा गया कि भाई मतलब जो कुछ भी झेला उस वक्त तो बताना मुश्किल है। लेकिन ऐसे ही जा रहा था अपनी खेत की तरफ दादा के पीछे पीछे, तो एक बार एक कमेंट आया दूर से, अरे बभना कहाँ जाता रे। बात चुभी थी, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, समय आने दीजिए। तो इस प्रकार की चीजें अचानक बदली थी वो 90 के दशक में, जहां हेट्रेड चरम पे था। अब उस वक्त की क्या थी पता नहीं, लेकिन अभी पिता से पूछना चाहिए उनके कि भाई इस वक्त कांग्रेस से दूरी क्यों हुई है, कुछ तो कारण हुआ होगा। ये जो स्थिति बन रही है वो बता रहा है कि सर ये एग्जिट पोल नहीं है, इनको भी पता है कि हम हार रहे हैं। लेकिन आपने प्रश्न पूछा सर भाव से कि अब बिहार चुनाव के बाद क्या होगा। जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं सियालदह रेलवे स्टेशन से लेके बंगाल को लेकर के, वो तस्वीरें चौंकाने वाली है। एक कोई 18-20 हजार का पूरा कॉलोनी बसा हुआ था, वहां बीएलए गया तो वोटर ही नहीं दिख रहे हैं, वो सब गायब 2 हो लाख गए। का था यार, आप गलत बोल रहे हो। नहीं वो तो दूसरा था सर, मैं सियालदह के बगल वाला बोल रहा हूं। वो तो 2 लाख का पूरा वो बिल्डिंग सब खाली हो गया, वहां कोई नजर ही नहीं आया, झुग्गी झोपड़ी खत्म हो गई। वो तो टीएमसी के आने के बाद बसा था। मैं बंगाल के कलकत्ता के अंदर की बात कर रहा हूं सर। वो 2 लाख का तो पूरा हर एक न्यूज आर्टिकल हर एक पेपर ने छाप दिया वो तो। लेकिन ये जो पॉकेट्स में 18,000, 15,000, 16,000 गायब हो रही है, लोग कहां रहे हैं सर। नाव डूब जाएगा बीच में, गंगा पार करके जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो मौत का जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी तो नहीं लेगा भाई, हम तो नहीं लेंगे। नाव में लिखा जाता है कि हर बोट की टेस्टिंग होती है, इसमें 50 से 70 लोग भरे जा सकते हैं, तो 150 लोग जब भर के जाएंगे ट्रेन की तरह तो डूब जाएगा बीच में। इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मोदी
बिल लेके आ गया है, उससे सीधे डिपोर्ट करा सकता है मोदी। आप जाइए मोदी जी के पास, बोलिए होगी हमसे गलती, हमको डिपोर्ट ही कर दो, ऐसे मत भागिए, मैं ये कहना चाहता हूं सर। जी ऐसे तो कैसे साहब, ये जो है ये देश का संविधान कैसे चलेगा? ओंकार जी, संविधान वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। भाऊ फिर क्या राहुल गांधी राहुल गांधी भी तो नहीं ले रहा है ना भाऊ, क्वेश्चन ऐड कर लीजिए मेरा, वो जिम्मेदारी तो राहुल गांधी भी नहीं ले रहा है। अरे मैं राहुल की तरफ से ही तो बोल रहा हूँ। राहुल गांधी की तरफ से बोलने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है। अच्छा, ये मराठी में एक बहुत मराठी फिल्म चली थी सामना करके, उसमें एक गाना था, कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे, यानी किसके कंधे पर किसकी बोझ है। बिल्कुल राहुल गांधी उसी तरीके की राजनीति करते हैं, वो बोझ उठा लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं किसका बोझ है, और जिसका है उसको भी पता नहीं। तो इस ढंग की जब राजनीति होती है तो उसको उसके परिणाम साफ होते हैं। ये बेचारे कौन है वो सफेद बाल वाली चौधरी महिला करके अंग्रेजी पत्रकार, वो बेचारे बोझ उठाकर घूम रहे हैं कहीं कहीं। पुण्य नीरजा प्रसून चौधरी, वाजपेयी, नीरजा आपके चौधरी, वो शर्मा वगैरह है, वो बेचारे वो बोझ उठाकर घूम रहे हैं और उनको पता नहीं ये बोझ किसका है। तो जिम्मेदारी क्या, संविधान चलता रहता है, संविधान को इनकी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई ना उठाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक ढंग से सब कुछ हो रहा है। हाँ, एक बात है, कल का जो कांड हो गया इससे एक बड़ा हथियार हाथ में आया है, और मैं मानता हूं कि इसकी रिपरकशन साथ साथ बांग्लादेश में और पाकिस्तान में दिखाई देगी, क्योंकि उनके नाम नहीं होते जिनको अज्ञात वीर माना जाता है। तो देखते हैं अगले कुछ हफ्तों में क्या क्या हो रहा है। ये ओंकार जी, ये तो ठीक है कि साहब संविधान की वो नहीं चल रही है, लेकिन अब ये एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक और नोटिस जारी कर दिया। क्या करना क्या चाहते हैं, इनके पास इतने सारे केसेस हैं, एक ही केस बार 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 बार। देखिए कई मामलों में अब सुप्रीम क्योंकि अब कोर्ट एसआईआर के विरुद्ध, एसआईआर का जो डर है वो इस चुनाव के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सोचिए क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि राजीव गांधी तो पूरी तरह से इसको कहेंगे कि साहब ये एसआईआर की वजह से हुआ है। ये अलग बात है कि वो हरियाणा में एसआईआर ही मांग रहे थे। नहीं, बिहार चुनाव से पहले तो एसआईआर नहीं हुआ था, हरियाणा में भी नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ था। तो कोई कोई बयान आप दें, उसका कुछ तर्क, कुछ तथ्य तो होना चाहिए ना। और ये एसआईआर बिहार में क्यों हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी और राहुल गांधी के कुछ चापलूसों ने ये एक नैरेटिव फैलाया था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बहुत सारे वोट जो हैं वो काट दिए गए हैं, कम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। संजय कुमार ने तो ट्वीट कर दिया था, बाद में माफी मांगी थी उसके लिए। तो अगर आप इस तरह की चीजें फैलाएंगे तो भाई ठीक है, फिर हम शुद्धि करा लेते हैं, सत्यापन करा लेते हैं मतदाता सूची का। आपको लगता है कि महाराष्ट्र किन्हीं दूसरी मैनिपुलेटिंग करके जीते गए हैं, तो आ जाओ बिहार में, एसआईआर करा लेते हैं पहले। तब इन्होंने क्या क्या तर्क और वितर्क और कुतर्क दिए थे। इन्होंने कहा कि टाइम बहुत कम है, अरे बारिश होने वाली है, कई तरह की बातें कही थी इन्होंने। इतने कम टाइम में कैसे एसआईआर हो सकता है, कैसे घर घर जा सकते हैं बीएलओ और दूसरे तमाम कर्मचारी और अधिकारी। वो भी हो गया, एक ही महीने में हो गया, बल्कि उससे भी पहले ही हो गया। फिर उसके सत्यापन का काम, जो ऑब्जेक्शन थे
जो एप्लीकेशन मांगी गई थी वो भी सब अगले 1 महीने में और हो गया। फिर ड्राफ्ट सामने आ गया, वो भी सारा कंप्लीट हो गया। फाइनल मतदाता सूची आ गई, उसमें भी किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई तुम 59 लाख मतदाता के नाम हटाने का विरोध कर रहे हो, हमें 15 तो कम से कम दे दो ऐसे जिनको ऐतराज हो। वो 15 भी नहीं दे पाए। जिनको मृत बताया गया कि साहब मृत बता करके उनके नाम हटा दिए हैं, उनमें से ये 5-6 हम पकड़ के लाए हैं कहीं से। वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, मीडिया ने उनको बात करने की कोशिश की, उनको गाड़ियां में बैठा करके ऐसे फुर दौड़ाए वो, क्योंकि वहीं भंडाफोड़ हो जाता ये नकली खड़े किए जा रहे हैं। तो आप कब तक ड्रामा करोगे? देखिए, आप अपनी पोजीशन बचाने के लिए, संगठन पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए, यानी 10 जनपद परिवार का कब्जा बनाए रखने के लिए, और कोई ये ना कह दे कि यार 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हारवा चुके हो पार्टी को, 3 लोकसभा चुनाव हरवा चुके हो, इतने बेशर्म कैसे हो कि नैतिक जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं हो? किस मिट्टी के बने हुए हो? जिस दिन नैतिक जिम्मेदारी ले लेंगे उस दिन पार्टी का सुधार आरंभ हो जाएगा, जो वो चाहते नहीं है। नहीं, अभी भी दो दौर का चुनाव वोटिंग हो गया, उसमें कितने लोग सामने आए कि हम जिंदा है, हमारा नाम तो कट गया। कितने लोग आए? 10 आए, 15 आए, 25 आए, 5,000 है, 5 लाख है, कितने आए? मुझे बोलिए कि 243 सीटों पर वोटिंग हो गया, कितने बूथ पर कम से कम 5 या 2 तो आने चाहिए। अगर आप 65 लाख वगैरह आंकड़े फेंक रहे हो तो उसमें से हर एक क्षेत्र में अगर एक एक बूथ पर भी देखो, एक चुनाव क्षेत्र में 1,000 लोगों का नाम कट गया तो कम से कम 2.25 लाख 2.5 लाख वोटर कंप्लेंट करने आने चाहिए थे कि भाई हम जिंदा है, हमारा नाम कट गया, ये कैसा ऐसा है वगैरह। एक तक नहीं आया। उल्टा मैंने आज खबर पढ़ी कि एक किसी चुनाव क्षेत्र में मोतिहारी या कटिहार वगैरह कहीं 5 लोग पकड़े गए जो बोगस वोटिंग करने आए थे, उनमें 3 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे। इसके सिवा बोगस वोटिंग के बारे में हमने कहीं खबर तक नहीं सुनी, ना नाम कटने की तकरार करने कोई आया। तो अपने अपने मामला सुलझाए, मामला अपने आप में सुलझाए। और इसीलिए अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हो गया, कहीं बड़ी घटना नहीं हुई, तो कोर्ट में जाकर करोगे क्या? कोर्ट बोलेगी देखो अब बिल्कुल ढंग से हो गया सब कुछ। तो यही तो बंगाल में भी होना चाहिए। तो ले जाओ, आप कंप्लेंट करो। कोर्ट का दरवाजा हमेशा, कूड़ेदान जो होता है उसका ढक्कन कभी बंद नहीं होता। कचरा भले बाहर भी गिर जाए, लोग उधर ही कचरा फेंकते। तो आजकल याचिकाएं जो है उनके लिए कूड़ेदान बन गए, उससे ज्यादा कुछ भी अहमियत कोर्ट में जाने की नहीं रही। संजय जी, मुझे जाना होगा, मेरे प्रोग्राम की तैयारी करनी है, तो मुझे इजाजत दे दीजिएगा। जी, तो हम चले जाते हैं अब प्रश्नों पर, तो आप निकल सकते हैं, तब हम जी प्रश्न जी, ले लेते हैं। थैंक यू, सभी को नमस्कार। तो ओमकार ये सर, यही प्रोग्राम में यहाँ के बाद जाना है, तो तब तक खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर लेंगे, अब तो 2-4 हमको प्रश्न तैयारी हैं, करनी वो ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। एक पहला वाला तो हमने डिस्कस कर लिया। अभिनव पांडे न्यूज पिंच वाला महागठबंधन का स्वीप दिखा रहा है। दूसरा है बिंदगूज, वो कह रहे हैं कि सारे विरोधी प्रशांत किशोर से बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि प्रशांत किशोर स्पेशली बीजेपी को बहुत नुकसान कर रहे हैं। या तो फुस हो गए वो तो। नहीं, फिर फुस नहीं हुआ, आप समझ नहीं पा रहे। क्रोनोलॉजी देखो, योगेंद्र यादव ने पिच बनाया था, इसने रणनीति बनाई, अभी खेल शुरू होने वाला है ना। उन्होंने पिच बनाया था, इन्होंने रणनीति बनाई। अब अगला चुनाव होता है तो बात यह है कि प्रशांत किशोर ने रणनीति बना दी है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है।
तो प्रशांत किशोर का मामला तो मुझे बचकाना लगता है पहले से। देखो, एक बात होती है, विनोद कांबली हो या सचिन तेंदुलकर हो, उनके जैसे बहुत सारे खिलाड़ी रमाकांत आचरेकर जी ने तैयार किए, लेकिन वो कभी टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरे ना। रणनीति बनाने वाले होते हैं। हमारे यहाँ जो टीम का मैनेजर होता है, सपोर्टिंग स्टाफ होता है, भाई ये किसी की टांग जरा टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है, तो चलो सपोर्ट लॉजिस्टिक का जो है उसको लाकर खड़ा कर दे, ऐसा नहीं होता है। आप जो हो आप वही रहो और आप उसमें सक्सेसफुल हो। मैं मानता हूं कि यूपी में 2017 का चुनाव लड़ने के बाद राहुल का साथ देते हुए प्रशांत किशोर ने अपने करियर पर जो धब्बा लगाया, कलंक लगाया, ये दूसरा कलंक होगा उसके करियर पर। आगे चलकर उस पर कौन भरोसा करने वाला है। और दूसरी बात थी कि इनके बारे में लोगों को होप लगे, तो उस पर केजरीवाल ने मिट्टी फैला दी थी। तो उसके बावजूद उन्होंने अलग होना चाहिए था। देखो, मैं और एक बात आपको रेफरेंस दे दूं कि पिछले चुनाव के पहले कुछ 2-3 साल से तमिलनाडु में रजनीकांत भी ट्राई कर रहे थे अलग पार्टी बनाने की। उन्होंने एक थिंक टैंक भी बनाई थी। हमारे एक बड़े बुद्धिजीवी है गुरुमूर्ति, उनके नेतृत्व में एक टीम भी बनी थी। उसके बाद 1-2 सम्मेलन भी उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, ना चुनाव के अखाड़े में कूद पड़े, क्योंकि जो नाम इतना कमाया है वो भी मिट्टी में मिल जाता। अगर पक्का आपको गारंटी नहीं है तो ये मत सोचो कि मैं भी जाऊं, नहीं, उतना आसान नहीं है। लीडर, देखो, लीडर का सलाहकार होना अलग बात है। और आप, मैं एक बिहार की तो बात है, चाणक्य कहाँ के थे, चंद्रगुप्त कहाँ थे। अगर स्ट्रेटेजी से कोई बदलाव लाना पॉसिबल है तो चाणक्य चंद्रगुप्त के पीछे क्यों पड़े थे। ये भूल गए कि अरे मैं तो चाणक्य हूं, मैं ही चंद्रगुप्त बन जाता हूं। तो इस चुनाव में उनको पता चलेगा कि चाणक्य और चंद्रगुप्त में फर्क क्या होता है। जी, अगला प्रश्न है अभिषेक जी से, कोई पूछ रहे हैं केसी सिन्हा जी के जीतने के चांसेस क्या हैं। मैंने काफी स्टडी किया है सर कुमरार सीट को लेकर के। केसी सिन्हा जी स्ट्रांग पोजीशन में थे, लेकिन दिक्कत क्या हुई ना कि जैसे जैसे पेस चढ़ा, देखिए भाजपा का वोटर बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। वो इस बात का कैलकुलेशन करता है कि मेरे एक वोट के कारण, और स्पेशली कायस्थ वोटर, मेरे वोट के कारण कहीं आरजेडी तो नहीं जीत जाएगी। और ये सेंटिमेंट फाइनली गया और कुमरार सीट वापस बीजेपी की तरफ आ रही है। मैं भी केसी सिन्हा जी की ही किताबों से पढ़ा हूं दोस्त, लेकिन अब क्या करें, यहाँ भाजपा और राष्ट्र के बीच चुनाव होता तो संभवतः अगर मैं भी उस विधानसभा में होता तो बीजेपी को ही वोट करता। जी, ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर आकाश भारती। आई बिलीव इन एआई आकाश इंटेलिजेंस फॉर बिहार पोल। आई बिलीव इन एआई अभिषेक तिवारी इंटेलिजेंस। वाह भाई, आपके बड़े फैन है। नेक्स्ट, क्या उत्तर प्रदेश में एसआईआर स्थगित हो गया है? बीएलओ नहीं आ रहा है, फोन करने पर कहते हैं उसे अब तक कोई निर्देश नहीं है। मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। नहीं, एसआईआर की अभी जो चार्ट एसआईआर की टाइमिंग है उसमें उत्तर प्रदेश का नाम है ही नहीं, तो होगा कहां से एसआईआर? तो अभी तो बंगाल और महाराष्ट्र में उनकी नहीं है, आपकी हाँ, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र नहीं है उसमें। राजस्थान अभी है साहब, हमारे यहाँ आ गया बीएलओ, राजस्थान, देखिए हमको इन्यूमरेशन फॉर्म। जी जी जी, आ रहा है अभी। यूपी में 2026 बंगाल इलेक्शन के बाद आएगा। अरे आप तो राजा लोग हो, आपका पहला ही नंबर होगा। नहीं हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ राजस्थान में आरंभ हो गया। नहीं, और आ भी गए सारे आंकड़े वांकड़े आ गए, इतने को दे दिया, रोज आ रहे हैं, कितनों को दे दिया, इतनों को दे दिया, इतनों को दे दिया। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर अच्छा, विराम देते हैं। किसी ने गोविंदपुर सीट के बारे में आपके किसी एक दर्शक ने भी पूछा है, स्क्रीन पर आया है। मेरा कोई बैक इन टीम देख रहा है, उसने मुझे व्हाट्सएप भेजा है। गोविंदपुर सीट से राजू तिवारी लड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के और राजन तिवारी के भाई भी हैं।
वो सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं दोस्त, और वहां पर महागठबंधन मतलब फाइट भी ठीक से नहीं कर पाई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे जीत रहे हैं, जीत तो रहे हैं लेकिन कैसे जीत रहे हैं ये बता दो। ओके, तो आज की चर्चा को अब यहीं पर नमस्कार भाव कर रहे हैं अविनाश पवार जी, यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, जय श्री राम।